Hello and welcome to another episode of Law Beyond Labels, which is a signature offering by Zen Access Law Associates to spread greater awareness in the citizenry about their rights, about legal entitlements, and to make the law accessible to the common man. आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जिस पे काफ़ी बार हमको क्वेरीज आती हैं लोगों से एंड ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल इशू भी है। अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के प्रॉपर्टी में वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डज दैट प्रॉपर्टी देन बिलोंग टू द हस्बैंड और टू द वाइफ, especially in a situation where the wife is otherwise a homemaker and does not have an independent source of income. इस चीज पे लॉ काफी क्लियर तरीके से सेटल किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2024 में, in which they have clarified that when a husband purchases a property in his wife's name and the wife is a homemaker, then that property belongs to the husband and he is considered to be the owner of that property. अब इस इशू को दो तीन एंगल से देखना जरूरी है। पहला तो एक जेंडर जस्टिस का एस्पेक्ट है, बिकॉज लॉ में अभी एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जो पहले कॉवर्चर का प्रिंसिपल हुआ करता था, in which the wife herself was treated as the husband's property. But that obviously is no longer an accepted notion in the modern society in which we live, in which gender equality is a well recognized precept जो हम सब follow करते हैं. So that being the case, under what circumstances can such a property where the husband is purchasing it but in the wife's name be treated as the wife's property? इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो बेनामी ट्रांजैक्शंस का एक एक्ट है, जैसे आप जानते हैं 1988 का, जिसमें कहा गया है कि एक इंसान किसी दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, बिकॉज काफ़ी बार लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए या अदरवाइज कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इवेड करने के लिए। तो उस चीज़ पे क्लैम्प डाउन करने के लिए लॉ लाया गया है। बट इस लॉ में भी क्लियरली दिया गया है सेक्शन 2(9)(3) में कि अगर एक हस्बैंड परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी अपने वाइफ या बच्चों के लिए तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, तो वहां से तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आता है ओनरशिप का, तो इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई होम मेकर वाइफ है तो ये तो क्लियर है कि उनका इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है। तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वर्क का मोनेटाइजेशन नहीं होता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द कोर्ट रिकॉग्नाइज कि एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की मानी जाएगी। तो इस केस में ये हुआ था कि ट्रायल कोर्ट ने इंजंक्शन नहीं दिया था हस्बैंड को जब कोई दूसरा इंसान अपने उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा था, ये बोलते हुए कि ये वाइफ की प्रॉपर्टी है। बट हाईकोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया और कहा कि ये चीज़ जानने ज़रूरी है कि उन्होंने भले ही वाइफ के नाम पे खरीदी हो बट है हस्बैंड की। अब काफ़ी बार लोग ये ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज टैक्स के पर्सपेक्टिव से परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन अ वुमन्स नेम मे बी more beneficial. So long as the idea is not to deprive anybody of their rights and it is just a family arrangement, the courts will give effect to it. And अगर कोई पार्टी उस प्रॉपर्टी पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है तो एज अ हस्बैंड वन हैज द कैपेसिटी टू स्टॉप दैट. That is the most important thing which needs to be recognized under this principle. So I hope you found this video helpful and useful in the context of understanding family law better, and also if you have dealt with a situation like this. हमारे इस चैनल को देखते रहिए एंड और भी जो वीडियोस आएंगे उनको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।